हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील शास्त्री एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्रूला क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और हमको डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी रूलर या लीडर अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं जो चाहे तो गवर्नमेंट हो या फिर सिटीजन्स हो, दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशन मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। यही रूल्स और जो रेगुलेशन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है एंड हु मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है एंड व्हाट इज़ द मैथड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मैथड क्या है, कैन वी मेक द चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो क्या हम उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स हमको फाइंड करने हैं। तो आगे हम देखेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाता है और कैसे हम उनको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में क्या होता है, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरह के जो लोग होते हैं। साउथ अफ्रीका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक वाइट पीपल, ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल। तो बेसिकली क्या है कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, जैसे कि इंडिया में वाइट जो पीपल थे, जो ब्रिटिश थे, इंडिया के ऊपर उन्होंने रूल किया था, सेम कंडीशन साउथ अफ्रीका में थी कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट माइनॉरिटी थी, जो ब्रिटिश लोग थे, वो रूल करते थे नॉन वाइट पीपल के ऊपर। There was a lot of discrimination in South Africa on the basis of their skin। तो साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था कि बहुत सारा जो डिस्क्रिमिनेशन था उनकी स्किन के बेस पर। बेसिकली 2 तरह की कैटेगरीज वहाँ पर डिवाइड हो रखी थी ऑलरेडी, एक ब्लैक एंड वाइट। तो वाइट जो लोग थे वो रूल करते थे ब्लैक लोगों के ऊपर और बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन था वो वहाँ पर चलता था। जो ब्लैक लोग थे उनको किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज्ड बाय द वाइट गवर्नमेंट। और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता था वाइट गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ब्लैक पीपल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी और उनको बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे ब्लैक लोगों के लिए वो उन्होंने लगा रखे थे। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस थे वो देख लेते हैं। नॉन वाइट पीपल वर नॉट अलाउड टू लिव इन द एरिया ऑफ द वाइट पीपल। तो जो नॉन वाइट पीपल थे उनको अलाउ नहीं था कि वो जो वाइट पीपल हैं उनके एरिया में वो रह सकें। यही नहीं, रेदर देन टू लिव इवन इफ दे वर नॉट अलाउड टू गो देयर, रहने की बात तो अलग है, बल्कि उनको उस एरिया में जाने की भी परमिशन नहीं थी। एंड if they wanted to go there they needed permit to enter the white area। अगर वो जाना चाहते थे तो उसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट की नीड होती थी उस एरिया में जाने के लिए। ऑल पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे वाइट्स एंड ब्लैक के, वो सारे के सारे सेपरेट हो रखे थे। जैसे कि स्कूल्स हो गया, सिनेमा हॉल्स हो गया, पार्क्स हो गया, टॉयलेट्स हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें अलग हो रखी थी। वाइट्स लोगों की अलग थी और जो ब्लैक लोगों की थी वो अलग थी। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। प्रॉब्लम बेसिकली क्या थी, अलग तो थी लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो वाइट्स जो लोग थे उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो गुड फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, अच्छी लग्जरी टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाती थी। बल्कि नॉन वाइट पीपल को जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की फैसिलिटी थी, पुअर फैसिलिटीज़ दी जाती थी। ब्लैक्स डिड नॉट हैव द राइट्स टू वोट। दूसरी तरफ क्या है कि ब्लैक्स लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। एंड दिस कलर डिस्क्रिमिनेशन वॉज द अपार्थाइड सिस्टम। तो और जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो बेसिकली था इसको क्या कहते थे, अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली इसको बोलते थे। एनीवन हु वाज अगेंस्ट दिस अपार्थाइड सिस्टम वाज किल्ड और पुट इन जेल। और जो भी व्यक्ति इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जाता उसको या तो मार दिया जाता था या फिर उसको जेल भेज दिया जाता था। और उन्हीं ब्लैक लोगों में से एक थे हमारे नेल्सन मंडेला जी। तो नेल्सन मंडेला भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट गए थे और उसके बाद में उनको जेल भेज दिया गया 1964 के अंदर, बिकॉज ही अपोज द अपार्थाइड सिस्टम, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को क्या किया, अपोज किया था। ब्लैक हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस अपार्थाइड सिस्टम। जो ब्लैक लोग थे उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो हो रही थी इस अपार्थाइड सिस्टम के दौरान। ब्लैक्स वर टॉर्चर्ड बाय द वाइट वट्स बट दे डिड नॉट लॉस होप। जो ब्लैक्स लोग थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था वाइट लोगों के द्वारा,
लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई हार नहीं मानी। दे कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट, और वो क्या करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे वाइट लोगों के अगेंस्ट में। दे फाइट टू वाइट गवर्नमेंट फॉर देयर राइट्स, और वो क्या कर रहे हैं, वाइट गवर्नमेंट के साथ में फाइट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। और इन सारे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रही थी वो एक पार्टी लीड कर रही थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC जो थी पार्टी, वो इन सारे के सारे प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। दे ऑल प्रोटेस्ट फॉर मेनी ईयर्स टुगेदर, और इन सब लोगों ने कई सालों तक बेसिकली इन्होंने प्रोटेस्ट किया। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, द वाइट गवर्नमेंट हैड टू लीन बिकॉज दे गेस दैट द ब्लैक्स नाउ आर आउट ऑफ कंट्रोल। और ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते जा रहे थे। इससे क्या हो गया, जो वाइट लोग थे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब जो है वो ब्लैक लोगों को कंट्रोल करना अब उनके बस की बात नहीं है, और फाइनली उनको उनके प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा था। और फाइनली क्या होता है, जो ब्लैक्स लोग होते हैं वो जीत जाते हैं, उनकी विक्ट्री हो जाती है। तो अब द डिस्क्रिमिनेशन लॉज वर रिमूव, तो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन लॉज थे उनको हटा दिया जाता है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को वाइट लोगों के द्वारा बैन लगा दिया गया था उन सबको अनबैन कर दिया जाता है। एंड आफ्टर 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला केम आउट ऑफ द प्रेजेंट। 28 साल के बाद में नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो जेल से बाहर आते हैं। एंड फाइनली 26 अप्रैल 1994 साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद हो जाता है अपार्थाइड सिस्टम से, और नेल्सन मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला जो है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब फाइनली जो पावर है वो ब्लैक लोगों के हाथ में आ जाती है। एज ही बिकम प्रेसिडेंट, जैसे ही नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं और जो पावर होती है ब्लैक लोगों के हाथ में आ जाती है। अब ब्लैक लोगों के पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो वाइट लोगों से रिवेंज लें कि जैसा जैसा बिहेव उन्होंने हमारे साथ किया था हम सेम बिहेव उनके साथ करेंगे, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि भैया वो उनको फॉरगिव कर देंगे, उनको वो माफ़ कर देंगे द वाइट पीपल, एंड मेक अ न्यू स्टार्ट, और एक नई तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ब्लैक लोगों ने वही किया, जो सेकंड ऑप्शन था उन्होंने उसको चुना और एक नए तरीके से उन्होंने शुरुआत की। तो ब्लैक लीडर्स सेड दैट वी शुड फॉरगेट ऑल द ओल्ड थिंग्स एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन विच एवरीवन वुड गेट इक्वल राइट्स, इट्स ब्लैक और वाइट। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, हम एक नई शुरुआत करेंगे भैया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सभी के लिए इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, चाहे तो वो ब्लैक हो और चाहे तो वो वाइट हो। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी माइनॉरिटी या फिर कोई भी मेजॉरिटी के हिसाब से कोई गवर्नमेंट को रूल नहीं करेगा। नए कॉन्स्टिट्यूशन में सभी जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो फाइनली 2 साल की डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद में साउथ अफ्रीका ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सारे के सारे जो लोग थे सभी के पास में इक्वल राइट्स थे। तो फाइनली साउथ अफ्रीका हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ऑल द पीपल आर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली, और सारे के सारे जो लोग हैं अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर ज़रूरत क्यों है हमको कॉन्स्टिट्यूशन की, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आखिर इससे पहले एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या एंड व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू, और आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करता क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल, जो भी लिखित रूप में जो रूल्स होते हैं उनका एक सेट है जो कि कंट्री के सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। या फिर हम इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक, एक बुक या फिर एक डॉक्यूमेंट्स है ये, जिसमें क्या होता है मैनी टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो लिखे रहते हैं विच हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द सिटीजन लिविंग इन द कंट्री। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे तो वो ऊंची पोस्ट वाला व्यक्ति हो, चाहे तो वो पीएम हो या प्रेसिडेंट हो या फिर एक सामान्य सा व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी को ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन हमको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए कुछ हम फीचर्स देखेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला जो है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन इट दैट इज़ नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, सबके अपने अपने रूल्स हो सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी रिलीजन का हो या फिर किसी कास्ट का हो या किसी भी तरह का
जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर नज़र आ रहे हैं, तो सारे के सारे एक ही रूल्स को फॉलो करेंगे। देन सेकंड क्या है, इट इज स्पेसिफिक हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड एंड हु विल हैव द पावर टू टेक द डिसीजन। तो सेकंड क्या है कि ये बताता है कि भैया गवर्नमेंट जो है वो कैसे चुनी जाएगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, और डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बताता है। थर्ड फायदा क्या है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। तो ये थर्ड क्या बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को लिमिटेड कर देती है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी की गवर्नमेंट बन जाती हो, फिर उसके पास गवर्नमेंट बन गई तो वो क्या करेगा, सरकार बन गई तो अनलिमिटेड पावर का यूज करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, उसकी पावर को लिमिट करता है और जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स बताता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट्स हो सकते हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स है वो बताता है। फोर्थ फायदा क्या है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल लोगों के एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है और उनकी हेल्प करता है एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने में। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है, तो ऐसा नहीं है कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान तरीके से बन गया। जैसे साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, एक स्ट्रगल करना पड़ा। इंडिया हैड टू स्ट्रगल टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एज साउथ अफ्रीका डिड। जैसे कि साउथ अफ्रीका ने स्ट्रगल किया था, इंडिया को भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ी थी। प्रॉब्लम फेस्ड वाइल मेकिंग में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा वो देख लेते हैं। It was difficult to make a constitution for a large country with a diversified group of the population like India। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो कैसा था, एक बड़ी पॉपुलेशन का देश था और इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इनके लिए रूल्स बनाना एक मुश्किल का बेसिकली काम था। द कंट्री वॉज वॉन थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन डिफरेंसेस। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट होता है 1947 के अंदर, तो 1947 के अंदर कंट्री के इंडिपेंडेंट होते ही कंट्री के दो टुकड़े बेसिकली कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। अब दोनों की अलग अलग पॉपुलेशन को बांटना और उनके लिए रूल्स बनाना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की जो चीज़ थी वो ब्रिटिशर ने यहाँ पर क्रिएट की थी। क्या क्रिएट की थी, द ब्रिटिशर हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। 1947, 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स। लेकिन इंडिपेंडेंट होने से पहले ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, लगभग 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थी, और ब्रिटिशर का कहना यह था कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो चाहे तो इंडिया में मर्ज हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मर्ज हो सकती हैं, और चाहे तो अपने आप में इंडिपेंडेंट रहकर रूल कर सकती हैं। अब ये एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि कैसे पूरे कंट्री को यूनिफाई किया जाए, क्योंकि इंडिया जो था वो बिखरा हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, और जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे वो सारे के सारे अलग इंडिपेंडेंट जो है वो रूल करना चाह रहे थे। तो पूरे इंडिया को यूनिफाई करना ये अपने आप में एक बड़ी बात हो गई, और उनके लिए रूल्स बनाना ये भी एक अपने आप में बड़ी बात थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे कैसे इंडिया के अंदर मर्ज होते हैं और कैसे इंडिया को यूनिफाई बना जाता है, ये डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अब बात कर लेते हैं कि हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बेसिकली फॉर्म किया गया था। द पीपल हु वर डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द आइडिया ऑफ विच टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी बेस्ट फॉर इंडिया। तो जिन लोगों ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया उनको वो जानते थे कि इंडिया के लिए किस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ट रहेगा। मोतीलाल नेहरू एंड 8 कांग्रेस लीडर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1928। 1928 के अंदर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जो था वो पहले ही तैयार रह गया था मोतीलाल नेहरू और जो 8 कांग्रेस लीडर थे उनकी अगुवाई में। in which all the rights were included of the citizens or government adapted good things from British rules as the Government of the India Act 1935। तो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो इंडिया ने ब्रिटिश रूल से बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें थी वो एडप्ट की, जिनमें से एक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी था। और कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्टडीड मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट दे कुड मेक अ बेटर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली कई सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद ये तैयार हुआ है। लगभग 17 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, देन आफ्टर दैट वी क्रिएट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के अंदर और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया हु वर इलेक्टेड फॉर एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 299 रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि इलेक्ट किए गए थे, इंडिया के हर पार्ट से इलेक्ट किए गए थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये फॉर्म की गई थी 26 नवंबर 1949 को। तो बेसिकली ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो था बेसिकली वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को एंड अप्लाइड ऑन 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तो तैयार हो गया था, लेकिन जो अप्लाई हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को तैयार हुआ था, अप्लाई हुआ था। सो वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे, और इसीलिए हम क्या करते हैं 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब ये अपने आप में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, तो उसी दिन इसको अप्लाई क्यों नहीं किया गया, उसी दिन इसको लागू क्यों नहीं किया गया, आखिर 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया गया। वी विल डिस्कस इट सम अदर वीडियो। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो बेसिकली हमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो तैयार की गई थी, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे और जिसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। इट वॉज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश्ड देयर फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 21 फरवरी 1948, और उन्होंने पहला अपना जो ड्राफ्ट था वो 21 फरवरी 1948 को पब्लिश किया था। और फाइनली जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। लगभग 1 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया था। तो मेन एक बड़ा नाम है जिसका आप सभी जानते हैं, वो कौन है, वो गांधी। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हालांकि महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलोड गांधीज आइडियोलॉजी। ज़्यादातर जो लोग थे वो गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ही रोड इन हिज मैगजीन यंग इंडिया in 1931 what type of constitution he wanted। तो गांधी जी की एक मैगजीन थी यंग इंडिया, 1931 के अंदर 1931 के अंदर उन्होंने लिखा था कि गांधी जी जो हैं वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। इनइक्वालिटी शुड बी फिनिश्ड एज अम्बेडकर ऑल्सो वांटेड। तो उनका मेन मोटो क्या था कि जो इनइक्वालिटी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है उसको फिनिश करना चाहिए, और अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी फिनिश होनी चाहिए। लेकिन दोनों के जो रास्ते थे वो कैसे थे, बिल्कुल अलग अलग थे। अब बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीएम्बल टू गेट द होल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को समझना है तो हमको उसके प्रीएम्बल को बेसिकली समझना पड़ेगा। द प्रीएम्बल इज एन द इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द रीजन एंड द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है, एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है जो कि क्या करता है, स्टेट करता है रीजन्स को और गाइडिंग वैल्यूज़ को बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या है। तो मेन जो बेसिकली हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है वो क्या है, हमारा प्रीएम्बल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें प्रीएम्बल को समझना चाहिए कि आखिर जो प्रीएम्बल है वो क्या है। तो प्रीएम्बल में बेसिकली कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ लाइन्स यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहली जो लाइन है जिसको हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्या मतलब है इनका, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside of the power।
तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया है, ना कि किसी किंग के द्वारा इसको बनाया गया है बेसिकली। नेक्स्ट जो वर्ड है बेसिकली सॉवरेन। तो सॉवरेन क्या है? पीपल हैव सुप्रीम राइट्स to make decision on internal as well as external matter. No external matter can dictate the government of India. तो फाइनली जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है? वो इसके लोगों के हाथ में है। मतलब कोई भी आउटर जो कंट्री है या फिर आउटर जो स्टेट है वो कोई भी इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का जो राज है वो नहीं कर सकता। मेन पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं आ सकती, बल्कि जो मेन पावर रहती है वो किसके हाथ में रहती है? वो यहाँ के लोगों के हाथ में बेसिकली रहती है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिस्ट? वेल्थ इज जनरेट इज सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। तो जो वेल्थ है वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए लोगों के अंदर, लोगों के जो उनके बिटवीन जो भी वेल्थ है उसका जो डिवाइडेशन होना चाहिए वो इक्वल ही होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा धन जो है वो नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने का जो वर्ड काम है वो हमारा जो वर्ड सोशलिस्ट जो वर्ड है बेसिकली वो करता है। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा सेक्युलर। तो सेक्युलर वर्ड हमारा क्या? सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। मतलब कोई भी चाहे सिटीजन हो वो किसी भी धर्म का हो, उसको फुल आज़ादी है, फुल फ्रीडम है अपने रिलीजन को फॉलो करने का। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। लेकिन गवर्नमेंट का जो सरकार है उसका किसी भी तरह का कोई रिलीजन नहीं होगा। द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रेस्पेक्ट। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, गवर्नमेंट जो होगी वो इक्वली उसकी रेस्पेक्ट करेगी। नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक वर्ड क्या है? अभी हम पीछे पढ़ते हुए आए कि भैया डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब हमने कहा था कि जहाँ पर जो शासक है, जो रूलर है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ऐसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक हमारा कहते हैं द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट हमारा कौन सा है? प्रेसिडेंट। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कैसा होगा? वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि किसी हेरिडिटरी यानी कि किसी वंशानुगत शासन का व्यक्ति नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें सऊदी अरबिया की, तो सऊदी अरबिया में कैसा शासन है भैया? हेरिडिटरी शासन है, वहाँ राजा का बेटा जो है वो राजा बनता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जस्टिस। तो सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी लैंग्वेज का हो, किसी भी रीजन का हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी। लिबर्टी क्या कहता है कि देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स एंड एक्शन। उनका एक्शन, थॉट्स ऑफ एक्शन, उनको आज़ादी है, विचारों की आज़ादी है, स्पीक की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, हर तरह की उनको आज़ादी दी जाती है। ये हमारा जो वर्ड है लिबर्टी ये बताता है। नेक्स्ट वर्ड कहते हैं हमारा इक्वालिटी क्या है? तो इक्वालिटी कहते हैं द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। चाहे वो किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेटर्निटी क्या कहता है? फ्रेटर्निटी कहता है कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। कि हम सारे के सारे जो लोग हैं वो सेम फैमिली के हैं, किसी भी व्यक्ति को इन्फीरियर हमको फील नहीं करा सकते उसको। मतलब फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है भैया कि यहाँ के बंधुत्वता है। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व है। हम सारे के सारे जो लोग हैं वो क्या है? आपस में भाई हैं, किसी व्यक्ति को हम इन्फीरियर फील नहीं करा सकते। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन बेसिकली क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम सिर्फ हमारी वैल्यूज़ को या फिर हमारी फ़िलासफ़ी जो है उसको बताना नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो भी करता है भैया कि की कैसे गवर्नमेंट काम करेगी। तो गवर्नमेंट को 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। वी कैन चेंज। अब हम बात करते हैं कि अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरह की कोई त्रुटि अगर हमको लगती है और हमको ऐसा लगता है कि किसी भी सिटीजन के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका अधिकार का हनन हो रहा है, तो बेसिकली क्या हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं? तो बेसिकली हम बिल्कुल इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड अमेंडमेंट। तो जो भी हम इसके अंदर चेंजेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। इफ़ इट इज़ कंसिडर दैट इट हैज़ बीन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और अगर ऐसा लगता है कि भैया ये क्या कर रहा है? ह्यूमन राइट का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? एनी वे देन वी कैन चेंज
इन आर रोल इन इट, और किसी भी तरह से हम उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बशर्ते सिर्फ इस बात का प्रूफ हो जाए कि ये क्या कर रहा है, हमारी ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो बेसिकली ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Okay, let's catch up in the next video. Till the time, take care. Bye bye.